बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी लेक्चर सीरीज़ ऑन द सब्जेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर बाय स्टीफन पी रॉबिन्स। हमने कंटिन्यू किया था लास्ट लेक्चर में पर्सनालिटी का टॉपिक विच इज़ पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 5। सो पर्सनालिटी की हमने डेफिनेशंस को देख लिया, हमने उसकी मेजरमेंट के कॉन्टेक्स्ट में MBTI मायर ब्रिजेस टाइप इंडिकेटर को देखा, और अभी आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि बिग 5 पर्सनालिटी मॉडल क्या है। अब बेसिक जो इंट्रोडक्शन था बिग 5 का वो इन कंपैरिजन विद द MBTI आपको नज़र आता है, और देयर आर सर्टन नेगेटिव एलिमेंट्स या कुछ शॉर्ट कमिंग्स जो आपको नज़र आती हैं MBTI में, वही रिसर्चेस की बुनियाद बनता है जो कि बिग 5 पर्सनालिटी मॉडल के तौर पे हमारे सामने आती हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि MBTI में कुछ चीज़ें थी जो कि नेगेटिव हमने देखी, लास्ट लेक्चर में भी हमने उसके ऊपर बात की। स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग एविडेंसेस के साथ नहीं आपको मिलता हुआ नज़र आता जो MBTI में था। जैसे हमने कहा था ये पर्सनालिटी असेसमेंट के लिए तो टूल अच्छा है या करियर के लिए अच्छा टूल है, लेकिन एज अ प्रेडिक्टर ऑफ जॉब परफॉर्मेंस इसकी परफॉर्मेंस उस तरह से नज़र नहीं आती, या एज अ रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन डिवाइस इसको यूज़ करना इतना अप्रोप्रिएट नहीं है। इम्प्रेसिव बॉडी ऑफ रिसर्च जो है वो बिग 5 मॉडल को सपोर्ट करती हुई नज़र आती है। बिग 5 पर्सनालिटी मॉडल में 5 बेसिक डायमेंशंस आपको नज़र आती हैं, और ये मोस्ट ऑफ द सिग्निफिकेंट वेरिएशंस जो कि ह्यूमन पर्सनालिटी है उसको भी कैटर करता हुआ नज़र आता है। खैर जो बात करते हैं कि टेस्ट स्कोर जो हमारे पास नज़र आता है ऑफ दीज ट्रेड्स जो कि हम बिग 5 के नाम से जानते हैं, इसका ताल्लुक जो है वो जो प्रेडिक्शन ऑफ द जॉब है उसकी परफॉर्मेंस है कि हाउ पीपल विल बी सक्सेसफुल इन देयर जॉब और हाउ विल दे बी बिहेविंग इन देयर जॉब्स, इसकी प्रेडिक्शन के कॉन्टेक्स्ट में ये चीज़ हमें पॉजिटिव नज़र आती है। सो अभी के लिए हम मूव करते हैं और बात करते हैं कि बिग 5 फैक्टर्स जो हैं वो कौन से हैं। इसमें हमें जो नज़र आ रहे हैं हमारे पास जो डिफरेंट फैक्टर्स नज़र आएंगे वो हैं 5। सो वन बाय वन इसको देखते हैं। पहले तो ये जी एक्सट्रोवर्जन, दूसरा फैक्टर जो हमें नज़र आता है दैट इज़ एग्रीएबलनेस, तीसरा है कॉन्सेंशियसनेस, चौथा इमोशनल स्टेबिलिटी, पांचवा ओपननेस टू एक्सपीरियंस। सो अभी थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि साथ साथ हम इसको वन बाय वन इन डिटेल में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि अगर ये 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स जो हैं वो क्या हैं और किस तरह से कंट्रीब्यूट करती हुई नज़र आती हैं, या ह्यूमन बिहेवियर्स में ये किस तरह से आपको कंटिन्यू करती हुई नज़र आती हैं। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं जी हम एक्सट्रोवर्जन। एज द नेम शोज़ कि एक्सट्रोवर्जन डायमेंशन जो है ये किसी भी इंडिविजुअल के कंफर्ट लेवल को देख रही है कि वो दूसरों के साथ रिलेशनशिप में कितना कंफर्टेबल है। अगर हम MBTI की डायमेंशंस को देखें तो वहाँ पर भी आपको 2 डायमेंशंस नज़र आई थी, एक्सट्रोवर्ट वर्सेस इंट्रोवर्ट, लेकिन प्रॉब्लम इसके साथ एसोसिएट ये करती थी कि हमें दोनों में से किसी एक को पिक करना था। अभी इस लेक्चर के एंड में हम इसके ऊपर थोड़ी सी और भी बात करेंगे कि हाउ दिस मॉडल इज़ बेटर देन द MBTI। सो एक्सट्रोवर्जन डायमेंशन क्या है कि एक इंडिविजुअल का कंफर्ट लेवल विद द अदर्स ह्यूमन बींग्स किस तरह से नज़र आता है। सो एक्सट्रोवर्ट्स जो हैं वो ग्रेगेरियस नेचर के होते हैं, असर्टिव हैं और सोशेबल नज़र आते हैं, लेकिन इंट्रोवर्ट्स जो हैं वो रिजर्व्ड हैं, टिमिड हैं और थोड़े से आपको क्वाइट नज़र आते हैं। सो आपको ये नज़र आ गया कि अगर हम एक्सट्रोवर्जन की बात करें तो फर्ज करते हैं, मैं यहीं पे चले समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर ये एक्सट्रोवर्जन है और ये इंट्रोवर्ट हैं तो हम कहीं पे यहाँ पर ये फॉलो कर रहे हैं, तो इस हद तक हम इंट्रोवर्ट हैं और इस हद तक हम एक्सट्रोवर्ट हैं। यानी अगर मैं इसको 100 मार्क्स रखूँ तो इट्स नॉट द केस कि हमें किसी एक चीज़ को मार्क्स देने हैं। चले मैं इसको वैसे रख लेता हूँ 40-60। सो मेरा डोमिनेंट करेक्टरिस्टिक जो है वो इंट्रोवर्जन नज़र आई कि, और सम एक्सटेंट यानी 40%, 60-40 मैंने क्या किया कि 60% मैं इंट्रोवर्ट हूँ और 40% में एक्सट्रोवर्ट हूँ। सो ये करेक्टरिस्टिक्स आपको इस तरह से एक्सप्लेन होते हुए नज़र आते हैं। दूसरे फैक्टर के ऊपर चलते हैं और बात करते हैं व्हाट इज़ एग्रीएबलनेस। एग्रीएबलनेस डायमेंशन जो है वो किसी इंडिविजुअल की
इस सलाहियत को शो करती है कि वो किस हद तक दूसरे से एग्री करते हैं या उससे डिफरेंस की तरफ जाते हैं। यानी अब आप अगर मुझसे बात कर रहे हैं और क्या मैं आपकी हाँ में हाँ मिलाता हूँ या मैं आपकी आर्ग्यूमेंट में चला जाता हूँ और आपसे डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू देने की कोशिश करता हूँ। सो यहाँ पे जो एग्रीएबल पर्सनस हैं उसका लेवल आ गया। जो हाईली एग्रीएबल लोग आपको नज़र आते हैं ये क्या होते हैं? कोऑपरेटिव हैं, दे आर वार्म इंटरेस्टिंग। सो इसका मतलब क्या हुआ कि एग्रीएबलनेस इज़ एन एबिलिटी कि एक इंडिविजुअल किसी दूसरे से जो है किस हद तक एग्री करता है या उसकी बात के ऊपर किस तरह से वो एक्ट करने को तैयार रहता हुआ नज़र आता है। सो जिन लोगों का स्कोर इसके ऊपर लो नज़र आता है ये क्या है? दे आर कोल्ड पीपल, डिसएग्रीएबल और एंटागनिस्ट। सो ये नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक किसी भी पर्सनैलिटी के आपको नज़र आते हुए दिखाई देते हैं। देन हमारे पास जो तीसरी पर्सनालिटी है दैट इज़ कॉन्सेंशियसनेस। सॉरी, पर्सनालिटी मैं कह रहा हूँ, पर्सनालिटी का एक ट्रेट आ गया, वो है कंसेंशियसनेस। जॉब रिलेटेड इन्वायरमेंट में कंसेंशियसनेस की इंपॉर्टेंट आपको बहुत ज़्यादा नज़र आती है। इंशाल्लाह विल बी डिस्कसिंग दैट इन द सेपरेट लेक्चर। अभी के लिए हम इसको डिफ़ाइन करने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज़ कंसेंशियसनेस। ये डायमेंशन जो है किसी भी इंडिविजुअल की रिलायबिलिटी को मेजर करती है। रिलायबिलिटी को हम जनरली अगर हम कंसिडर करें तो हम मार्केटिंग में बात करते थे प्रोडक्ट रिलायबल होना, कि प्रोडक्ट इज़ फ्री फ्रॉम डिफेक्ट, कि किस हद तक वो डिफेक्ट या ख़राब हुए बगैर लंबे अरसे तक काम करती रहती है, दैट इज़ वाज द रिलायबिलिटी। अब यहाँ पर रिलायबिलिटी क्या नज़र आती है कि एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी की अगर हम बात करें तो हम किस हद तक उस इंडिविजुअल को रिस्पॉन्सिबल समझ सकते हैं, किस हद तक उसके ऊपर डिपेंड किया जा सकता है, किस हद तक वो अपने जो पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक हैं उसमें आपको कंटिन्यू करता हुआ परसिस्टेंट नज़र आता है। सो इसी को देखते हैं। हाईली कंसेंशियस जो लोग हैं वो क्या होते हैं? दे आर मोर रिस्पॉन्सिबल, वो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं अपनी लाइफ में, दे आर डिपेंडेबल, यानी उनके ऊपर हम इन्हिसार कर सकते हैं। जस्ट एक एग्जांपल, एक लीडरशिप का कैरेक्टरिस्टिक ही आपको क्या नज़र आता है? डिपेंडेबिलिटी। अगर आप लीडर पर डिपेंड नहीं कर सकते तो वो कभी भी अच्छे फॉलोअर्स नहीं बना पाएगा या इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगा। और लास्ट इसमें क्या आता है? दैट इज़ द परसिस्टेंट, कि आप लगातार इन चीज़ों को क्या करते हुए, एक्सरसाइज करते हुए नज़र आते हैं। अब अगर इसके वाइस वर्सा हम जाने की बात करते हैं तो वो लोग जिनका स्कोर लो था ऑन द डायमेंशन, वो क्या है? ईज़िली डिस्ट्रैक्टेड नज़र आते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? जिन लोगों का स्कोर लो है वो उतने रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं, उतने ऑर्गेनाइज्ड या डिपेंडेबल और परसिस्टेंट नहीं है। एट टाइम दे माइट शो थिंग्स, लेकिन वो डिस्ट्रैक्टेड नज़र आएंगे, डिसऑर्गेनाइज्ड नज़र आएंगे और अल्टीमेटली दे आर मोर अनरिलायबल इन देयर पर्सनैलिटी। ये तो हमारा हो गया जी तीसरा कैरेक्टरिस्टिक। चौथे कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर आते हैं और बात करते हैं, दैट इज़ इमोशनल स्टेबिलिटी, कि एक इंडिविजुअल कितना अपने इमोशंस में स्टेबल नज़र आता है। अगर हम इस डायमेंशन को लेकर चलते हैं तो इसको हम नेगेटिव की अगर टर्म्स में बात करें तो न्यूरोटिसिज्म इसका एक एंटोनिम के तौर के ऊपर भी आपको सामने नज़र आता है कि अगर इमोशनली ए पर्सन्स अपने न्यूरोटिसिज्म क्या है? टैप्स अ पर्सन्स एबिलिटी टू विदस्टैंड स्ट्रेस। अब जो लोग पॉजिटिवली इमोशनली स्टेबल होते हैं वो क्या नज़र आएंगे आपको? कॉम, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या है कि मैं ये कर सकता हूँ, वो ज़्यादा बेहतर नज़र आएगा। और अल्टीमेटली वो अपने इर्द गिर्द मुआशरे, जॉब में क्या आपको ज़्यादा सिक्योर नज़र आएंगे। ठीक है। अब न्यूरोटिसिज्म क्या है कि एक इंडिविजुअल स्ट्रेस को किस हद तक बियर कर सकता है। वी कैन ऑलवेज से कि स्ट्रेस इज़ अ नॉर्मल थिंग और जो हमें हर इंडिविजुअल को लाइफ में फेस करनी पड़ती है। तो यहाँ पे इसके दो एलिमेंट्स आ जाते हैं, कुछ को हम पॉजिटिव स्ट्रेस कहते हैं और कुछ को हम नेगेटिव स्ट्रेस कहते हैं। स्ट्रेस एट अ सर्टेन लेवल और जो हमें ड्राइव करती है टूवर्ड्स पॉजिटिव थिंग, तो वो पॉजिटिव स्ट्रेस है। और जब स्ट्रेस का लेवल एक ख़ास हद से आगे चला जाता है तो वो हमारी इस नॉर्मल फंक्शनैलिटी को डिस्ट्रैक्ट करती है, ख़राब कर रही होती है, तो वहाँ पे वो नेगेटिव स्ट्रेस चली जाती है। सो दोज पीपल हु आर मोर इमोशनली स्टेबल, दे आर कॉम एंड सेल्फ कॉन्फिडेंट एंड सिक्योर। और अगर वो लोग जिनका स्कोर इमोशनल स्टेबिलिटी में निस्बतन कम आता है,
या नेगेटिव स्कोर की तरफ चले जाते हैं, वो लोग आपको वाइस वर्सा नज़र आएंगे। कॉम नहीं है बल्कि वो नर्वस हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं है बल्कि दे आर मोर एंग्शियस एंड डिप्रेस्ड, और देन अल्टीमेटली सिक्योर के भी उल्ट पे हम चले जाते हैं कि वो इनसिक्योर आपको नज़र आते हैं। लेट्स मूव टू द फाइनल फिफ्थ डायमेंशन, जो क्या है जी, ओपननेस टू एक्सपीरियंस। ओपननेस टू एक्सपीरियंस डायमेंशन जो है वो हमारे इंटरेस्ट्स को डिपिक्ट करती हुई नज़र आती है। यानी हमारे रेंज ऑफ इंटरेस्ट क्या हैं, हमारी फैसिनेशंस क्या हैं, और हम जैसे नेचर की तरफ हम जाते हैं, हम ख्वाब क्या देख रहे हैं, हम अपने ऑब्जेक्टिविटी में क्या चीज़ें रखते हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस मैं अगर अपना लेयर टाइम लेना चाहता हूँ तो उसमें मैं किन चीज़ों को प्रेफर कर रहा हूँ। सो दीज आर द इंडिविजुअल्स ओपननेस टू एक्सपीरियंस। जो एक्सट्रीमली ओपन आपको लोग नज़र आते हैं वो किसकी तरफ जाते हैं, दे आर मोर क्रिएटिव। फिर वो चीज़ों को जानना चाहते हैं तो क्यूरियोसिटी भी उनकी कैरेक्टरिस्टिक एज अ नज़र आता है। और देन आर्टिस्टिकली दे आर मोर सेंसिटिव इन देयर नेचर। अब आर्ट में अगर आप चले जाते हैं तो म्यूज़िक भी आपको मिलता है, आपको फोटोग्राफी भी आपको मिलती है, पेंटिंग एंड सो मैनी थिंग्स। सो आर्टिस्टिक नेचर जो इनकी नज़र आती है वो आपको निस्बतन डोमिनेंट नज़र आती है। अब इसके दूसरे एंड के ऊपर हम चले जाते हैं तो ये जो कैटेगरी है वो कन्वेंशनल, और यहाँ पे आपको क्या नज़र आता है कि पीपल कैन फाइंड कंफर्ट इन द फैमिलियर। यानी ओपननेस टू एक्सपीरियंस अगर लोअर साइड पे चली गई है तो मैं उन्हीं रस्तों पे, उन्हीं चीज़ों पे प्रेफर करना चाहूँगा जो कि मैं पहले से जानता हूँ, देखता हूँ। जस्ट एक एग्जांपल, फॉर इंस्टेंस एक बंदा ये कहता है कि चलो यार आज उधर से खाना खाते हैं, आज उधर से खाना खाते हैं, आज इस जगह पे चले जाते हैं, उसका टेस्ट करते हैं कि क्या कैसा है, आज इस नई डिश को ट्राई करते हैं। सो वहाँ पे आपको क्या नज़र है, हिज ओपननेस टू एक्सपीरियंस टेंड्स टू बी ऑन अ हायर लेवल। और चलें जी मेरी बात कर लें, मैं कहता हूँ कि अच्छा यार फलानी जगह पे चलते हैं, ये खाया हुआ है ना बस वो खा लेते हैं, वो तो हमें पता है ना अच्छा है, तो रिस्क नहीं लेते। सो ओपननेस टू एक्सपीरियंस टेंड्स टू बी लो। सो ये आपको नज़र आता है फिफ्थ जो आपको एज अ ट्रेट ऑफ हमारे पास बिग 5 पर्सनालिटी मॉडल। सो अब अगला सवाल हमारे पास नज़र आता है कि जो बिग 5 ट्रेट्स हैं वो किस तरह से प्रेडिक्ट करती हैं बिहेवियर को एट वर्क। सो अभी के लिए हम इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं ऑफ अंडरस्टैंडिंग द बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स, और नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करते हैं कि किस तरह से एक्सट्रोवर्जन, एग्रीएबलनेस, कंसेंशियसनेस, इमोशनल स्टेबिलिटी और एन ओपननेस टू एक्सपीरियंस कैन बिकम अ प्रेडिक्टर ऑफ एनी इंडिविजुअल्स परफॉर्मेंस इन अ जॉब। सो इसको फिर आगे हम लेकर चलेंगे और उसमें डिफरेंट एस्पेक्ट्स को देखने की कोशिश करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर द टाइम। इफ़ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चंस और क्वेरीज तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन एंड वी वुड लव टू आंसर दोज। सो वंस अगेन थैंकिंग यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। हैव अ नाइस टाइम। अल्लाह हाफिज़।